नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। दिन भर की रही सुर्खियां और जो रही है बड़ी मुद्दे जनमत में होती है उन्हीं पर बात। तो जनमत की शुरुआत करेंगे जहां पर कर्तव्य पथ पर बना कर्तव्य भवन अब सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं बल्कि विकसित भारत के संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए देश को एक नया संदेश दिया। कर्तव्य ही राष्ट्र निर्माण का मूल आधार है। उन्होंने साफ कहा कि ये भवन सिर्फ दीवारों और छतों का ढांचा नहीं है बल्कि ये आने वाले अमृत काल में भारत की नीतियों, निर्णयों और भविष्य की दिशा को तय करने का केंद्र बनेगा। अब तक दिल्ली के कई मंत्रालय किराए के भवनों में काम कर रहे थे, जिससे हर साल लगभग 1500 करोड़ रुपए का व्यय हो रहा था। लेकिन कर्तव्य भवन जैसे स्थायी और आधुनिक बुनियादी ढांचे से न केवल इस खर्च में कटौती होगी बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली भी अधिक प्रभावशाली और केंद्रीकृत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्तव्य केवल एक नाम नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हर भारतीय को उसके दायित्व की याद दिलाता है। यह भवन हमारे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीवंत अभिव्यक्ति है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि अब तक स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक मशीनरी ब्रिटिश काल की बनी तंगी, अंधेरी और अव्यवस्थित इमारतों में काम करती आई थी, लेकिन अब समय बदल रहा है। कर्तव्य भवन न सिर्फ जन समर्थक है बल्कि गृह समर्थक भी है। यह इमारत सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करती है और इसमें उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को भी शामिल किया गया है। यानी यह एक ग्रीन बिल्डिंग है जो आने वाले समय में टिकाऊ विकास का उदाहरण बनेगा। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह तो सिर्फ पहला कदम है। ऐसे कई अन्य कर्तव्य भवनों का निर्माण देश में हो रहा है, जिससे भारत के हर कोने में विकास की धारा पहुंचेगी। कर्तव्य भवन की परिकल्पना और उसका तेजी से क्रियान्वयन भारत की नवनिर्माण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। ये भवन आने वाले दशकों तक प्रशासन, नीति निर्धारण और जनसेवा का केंद्र बनकर देश की नई कहानी लिखेगा, कर्तव्य की कहानी। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। कितने ही देश जो हमारे साथ साथ आजाद हुए थे वो इतनी तेजी से आगे बढ़ गए, लेकिन भारत तब उस गति से आगे नहीं बढ़ पाया। अनेक वजह रही होगी, लेकिन अब हमारा दायित्व है कि हम समस्याओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ करके न जाएं। पुराने भवनों में बैठकर हमने जो निर्णय लिए, जो नीतियां बनाई, उनसे 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से निकालने का हौसला मिला। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन मैं हर काम के बाद भी कुछ न कुछ नया ही सोचता रहता। हम नए भवनों में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हमारी एफिशिएंसी बढ़ा करके जितना ज्यादा हम देश को दे सकते हैं उस मिजाज से इस नए भवन में हम वो काम करके दिखाएंगे कि भारत को गरीबी से पूरी तरह मुक्त करना है। कर्तव्य पथ, देश का नया संसद भवन, नया रक्षा भवन, भारत मंडपम, यशोभूमि, शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल, नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा और अब ये कर्तव्य भवन, ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमृत काल में इन्हीं भवनों में
विकसित भारत की नीतियां बनेगी, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को कर्तव्य भवन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और सभी श्रमिक साथियों का भी आज इस मंच से धन्यवाद करता हूं। कर्तव्य हमारे देश के कर्म प्रधान दर्शन की मूल भावना है। स्व की सीमा से परे सर्वस्व को स्वीकार करने की विराट दृष्टि, यही कर्तव्य की वास्तविक परिभाषा है। और इसलिए कर्तव्य ये सिर्फ इमारत का नाम भर नहीं है, ये करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है। कर्तव्य ही आरंभ है, कर्तव्य ही प्रारब्ध है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म, वही तो है कर्तव्य। सपनों का साथ है कर्तव्य, संकल्पों की आस है कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य। हर जीवन में ज्योत जला दे, वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। करोड़ों देशवासियों के अधिकारों की रक्षा का आधार है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। नागरिक देवो भव के मंत्र का जाप है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का धराली गांव अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक त्रासदी की पहचान बन गया है। सोमवार दोपहर करीब 1:45 पर बादल फटने की भयानक घटना ने महज 34 सेकंड में गांव की तस्वीर बदल दी। खीरगंगा नदी का रौद्र रूप और उसके साथ आया मलबा सब कुछ बहा ले गया। घर, दुकानें, रिश्ते और सब जिंदगी। जहां कल तक हंसी और खुशी का माहौल था, वहां आज मातम पसरा हुआ है। अब तक 4 शव मिल चुके हैं और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। लापता लोगों में स्थानीय ग्रामीणों के साथ पर्यटक भी शामिल हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मलबे में फंसे लोगों को तलाशने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका और मलबे की मोटी परतें रेस्क्यू को मुश्किल बना रही हैं। हर बीतता लम्हा एक नई चिंता और पीड़ा लेकर आ रहा है। धराली की इस दिल दहला देने वाली आपदा ने एक बार फिर बता दिया है कि पहाड़ों का मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं जानता। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सैकड़ों टूटे परिवारों का दर्द बन चुकी है। धराली अब चीखती याद बन चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपको उत्तराखंड के उत्तराकाशी से एक ऐसी हृदय विदारक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका दिल कांप उठेगा। आज दोपहर का समय था। घड़ी की सुइयां 1:45 पर थमी, लेकिन धराली गांव की घड़ियां वहीं रुक गई, जहां से तबाही का वो अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ। आसमान से फटे बादलों ने जो मौत बरसाई,
उसने पूरे गांव को एक कब्रगाह में बदल दिया। केवल 34 सेकंड, सिर्फ 34 सेकंड में हंसता खेलता धराली गांव चीखों और सिसकियों में बदल गया। खीरगंगा नदी में आया मलबा मानो जल नहीं, जलजला था, जो अपने साथ माओ की ममता, बच्चों की मुस्कान और बुजुर्गों की दुआएं सब बहा ले गया। धराली का बाजार, जहाँ कभी घंटों लोगों की चहलकदमी रहती थी, आज वहाँ सिर्फ मलबा है। उन दीवारों के नीचे इंसान दबे हैं, जिनके अपने अब भी उन्हें पुकार रहे हैं। किसी का बेटा लापता है, किसी की माँ, कोई होटल का मालिक है तो कोई दुकानदार। लेकिन अब वहाँ न होटल है न दुकान है, तो सिर्फ पत्थर, मलबा और बहती खून की बूंदें। 4 शव मिल चुके हैं, 50 से ज्यादा लोग लापता है। लेकिन जो सबसे भयानक है वो है वहाँ की खामोशी, जिसे चीरती है केवल एक दूसरे को ढूंढती बिलखती आवाजें। एक माँ कहती है, मेरा लाल कहाँ है? एक बहन चीखती है, भैया को बचा लो। और एक बच्चा बस देख रहा है उस मलबे की ओर, जहाँ शायद उसका पूरा संसार दफन हो गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही है, लेकिन पहाड़ की ऊंचाइयां और सैलाब का वेग हर पल राहत दल के हौसले को चुनौती दे रहा है। धराली आज सिर्फ गांव नहीं है, वो देश की आत्मा का वो टुकड़ा है जो रो रहा है, सिसक रहा है। कभी आपने सोचा है, जब एक पूरा बाजार सिर्फ आधे मिनट में बह जाए, जब घर के साथ परिवार बह जाए, जब घाटी की हर गूंज चीख बन जाए, तो क्या होता है? धराली वही मंजर है जहां आज पहाड़ भी रो रहे हैं और खीरगंगा की लहरें लाशों को बहा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने ये तस्वीरें देखी जहां पर धराली गांव मात्र 34 सेकंड में पूरी तरीके से तबाह हो गया। हालांकि पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। सेना पूरी तरीके से मोर्चा वहां पर संभाले हुए है। सेना लगातार डटी हुई है और हर एक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको वहां से निकाला जा रहा है। मलबे को किस तरीके से हटाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी आप देख रही हैं। सेना लगातार यहां पर डटी हुई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। हालांकि मौसम भी असामान्य बना हुआ है। मौसम को देखते हुए भी कई चुनौतियों का सामना सेना को करना पड़ रहा है, कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप सेना का हौसला देखिए, ये वही भारत की सेना है जो कभी डगमगाती नहीं है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में डटी हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों को बचाने के लिए, लोगों को बाहर निकालने के लिए, जो लोग दबे हुए हैं, लगातार इसके लिए चलाया जा रहा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हर एक पैमाने पर नजर बनाए हुए हैं। हवाई सर्वेक्षण भी लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है और हमारी भारतीय सेना भी लगातार डटी हुई है। बंगाल की सियासत आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां लोकतंत्र की जगह दीदी की सल्तनत ने ले ली है। प्रशासन अब कानून का रक्षक नहीं, एक एजेंडा आधारित साजिश का हिस्सा बन गया है। जिस राज्य ने कभी संस्कृति, शिक्षा और विचारों की अगुवाई की, आज वही बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या निर्णायक ताकत बन चुके हैं। तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल को एक ऐसी राह पर धकेल दिया है जहां असली बंगाली, खास करके हिंदू, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी पर हुआ हमला सिर्फ एक नेता पर नहीं, एक विचार पर हमला है। वो विचार जो जय श्री राम को अपराध नहीं, गौरव मानता है। लेकिन सवाल यह है कि जब लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध बन जाए, जब हमले पर ना एफआईआर हो ना गिरफ्तारी, तब क्या मुख्यमंत्री सबकी नहीं, सिर्फ एक वर्ग की रह जाती है? बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के मौन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये लोकतंत्र है या एक नई मुगलिया सल्तनत? एक बार फिर जरूरत है कि बंगाल अपने असली स्वरूप में लौटे, राष्ट्रवादी, न्यायप्रिय और सबका साथ सबका विकास वाला बंगाल। बंगाल की राजनीति में एक नाम जो अकेले ही पूरे तुष्टीकरण तंत्र को चुनौती दे रहा है, एक चेहरा जो रोहिंग्या, घुसपैठ और मजहबी हिंसा के खिलाफ बिना डरे सबसे ऊंची आवाज बनकर उभरा है, और वो नाम है शुभेंदु अधिकारी।
बंगाल के हिंदुओं की जान अगर आज सलामत है तो उसकी वजह है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसने कूच बिहार में उनकी जान बचाई। आज शुवेंदु का आरोप साफ है, अगर मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो मुझे मार दिया जाता। और ये हमला कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित राजनीतिक आतंकवाद का हिस्सा है। जब उनसे पूछा गया हमलावर कौन थे तो जवाब आया बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या जिनकी एंट्री सत्ता की सरपरस्ती में हुई है। सुनिए। अरे बुलेट प्रूफ कार था, नहीं तो मुझे आप मॉर्ग में माने पोस्टमार्टम मॉर्ग में देख सकता है। इतना हालत खराब कर दिया था, बुलेट प्रूफ कार का शीशा भी तोड़ दिया। ये सब बांग्लादेशी मुसलमान है। एरोगेंट एक मस्जिद से हमला किया है, खगड़ाबाड़ी मस्जिद, मैं तो सोशल मीडिया में डाल दिया। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देश के साथ नहीं है। ये जमात हिफाजत और ये जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है इसका हाथ में चला गया है। हर राष्ट्रभक्तों को आगे आकर इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। शुवेंदु अधिकारी ममता के गढ़ में वो सच्चाई की तलवार है जिन्होंने नंदीग्राम में दीदी को धूल चटाई थी और अब बंगाल के हर कोने में जय श्री राम का उद्घोष कर मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति की नींव हिला रहे हैं। हर मंच से वो कहते हैं बंगाल में हिंदू डर के साए में जी रहा है और ममता सरकार वोट बैंक के सामने नतमस्तक है। जब रामनवमी के जुलूस पर बमबारी होती है तब शुवेंदु सड़कों पर खड़े होते हैं। जब दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाई जाती है तब शुवेंदु कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। जब हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार होती हैं तब शुवेंदु प्रशासन से सीधा सवाल करते हैं और शायद यही सवाल ममता दीदी की राजनीति में बड़ा कांटा बन चुका है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए हिंदुओं की आवाज को मिटा देने पर आमदा है? क्या ये वही नेता नहीं जो जय श्री राम सुनकर तिलमिला जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को मंच देती हैं? जब हिंदू त्योहारों पर सरकारी पाबंदी लगती है तब रामनवमी के जुलूस पर बम बरसते हैं। जब लव जिहाद पर आंखें मूंद ली जाती हैं तो ममता बनर्जी मौन क्यों हो जाती हैं? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ एक मजहब को खुश रखना है? बंगाल की जमीन अब सवाल पूछ रही है, क्या दीदी अब बंगाल की नहीं सिर्फ घुसपैठियों की नेता बन चुकी हैं? क्या उनके लिए वोट बैंक सबसे बड़ा धर्म बन गया है? और अगर नहीं तो शुवेंदु अधिकारी पर हुए जानलेवा हमले पर एक एफआईआर क्यों नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, एक गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्योंकि ममता जानती है अगर शुवेंदु की आवाज ना रुकी तो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का ताबूत तैयार हो जाएगा। लेकिन अब दीदी सुन ले, जिस बंगाल को आप जिहादियों की चौखट बना रही है वहाँ से अब राष्ट्र का रक्षक खड़ा हो चुका है। उसका नाम है शुवेंदु अधिकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार होम मिनिस्ट्री की तरफ से इसका एक निरपेक्ष तदंत किया जाए। कौन कौन इसका पीछे है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ साल पहले नड्डा जी के ऊपर हमला हुआ, फिर डॉक्टर सुकांत मजुमदार के ऊपर हमला हुआ, निशित प्रामाणिक के ऊपर हमला हुआ, हमारा बहुत सारे नेता के ऊपर हमला हुआ। और हम लोग कुछ करने जाएंगे, कुछ प्रोग्राम करने जाएंगे पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी ये एक नैरेटिव कि ये आप कुछ भी करने जाएंगे भाजपा तो आपके ऊपर आक्रमण होगा, तो ये हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारा जो कार्यक्रम है बंगाल के लोगों के लिए जो काम करना है ये हम लोग करेंगे और आज से हम लोग प्रतिवाद में उतर रहे हैं रास्ते। देखिए, बंगाल में जो भी हिंसा होती है स्टेट स्पॉन्सर्ड ये सुनिश्चित हो गया। मिदनापुर में भी जब वक्त बिल पास हुआ था तो कितने बड़े पैमाने पे हुआ था, घरों से खींच करके हिंदू परिवार के पिता पुत्र की हत्या हो गई, लोग पलायन करने में मजबूर हुए। और आज भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हैं शुवेंदु अधिकारी, उनके काफिले पे हमला करना जबकि उनको भारत सरकार की सुरक्षा मिली है, इससे साफ है कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा है, इसमें राज्य इन्वॉल्व है। देखिए, इसका पहले भी हमारा 3 विधायकों के ऊपर एक फिजिकल असॉल्ट हुआ था और इसी को लेकर के शुवेंदु अधिकारी का मांग था कि हम 60 विधायक को लेकर वहां पहुंचेंगे। पुलिस परमिशन नहीं दिया। बाद में न्यायाधीश की ऑर्डर से शुवेंदु अधिकारी 5 विधायक को लेकर कल जा रहे थे। तो जिस जगह का जनसंतुलन बिगड़ गया, ऐसी एक जगह पर शुवेंदु अधिकारी का कॉन्वॉय के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। अगर सीआईएसएफ उसका जो सिक्योरिटी एजेंट उसका पास नहीं होता तो शुवेंदु अधिकारी कल जीवित नहीं रहता। जिस स्टेट में नेता विपक्ष का खुला घूमने का अधिकार नहीं है,
उस स्टेट में जनता का हालत क्या है और विपक्ष का जो लोग राजनीति में है वो कैसे आज के दिन टिके हुए हैं, ये समझना चाहिए। अरे बुलेट प्रूफ कार था, नहीं तो मुझे आप मॉर्ग में माने पोस्टमार्टम मॉर्ग में देख सकता है। इतना हालत खराब कर दिया था, बुलेट प्रूफ कार का शीशा भी तोड़ दिया। ये सब बांग्लादेशी मुसलमान है, एरोगेंट। एक मस्जिद से हमला किया है, खगड़ाबाड़ी मस्जिद, मैं तो सोशल मीडिया में डाल दिया। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देश के साथ नहीं है। ये जमात हिफाजत और ये जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है, इसका हाथ में चला गया है। हर राष्ट्रभक्तों को आगे आकर इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। अमेरिका की धमकी और भारत का दो टूक जवाब, यह टकराव अब वैश्विक सुर्खियों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत उन देशों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है जो अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाते हैं। लेकिन इस बार ट्रंप की नाराजगी की असल जो वजह है वो कुछ और ही है, भारत का डेयरी सेक्टर और गाय का दूध। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी डेयरी कंपनियों के लिए खोले, लेकिन भारत ने धार्मिक आस्था, पारंपरिक मूल्यों और छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसका विरोध किया। 4 महीने तक चली बातचीत के बावजूद भारत नहीं झुका। नतीजतन ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ यानी कि 25% से अब बढ़ाकर 50% टैरिफ थोप दिया है। साथ ही रूस से तेल और हथियार खरीदने को लेकर भी भारत पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन भारत का रुख साफ है कि हम आस्था से समझौता नहीं करेंगे और अपने किसानों की कीमत पर विदेशी दबाव नहीं झेलेंगे। अमेरिका भले ही आर्थिक ताकत दिखा रहा हो, लेकिन अब भारत भी न कहने का साहस कर चुका है। ट्रंप सख्ते में है क्योंकि यह नया भारत है जो आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता और हर दबाव का जवाब आत्मविश्वास से देता है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में गाय सिर्फ दूध नहीं देती, वो सम्मान देती है, आशीर्वाद देती है। यहाँ घरों में सबसे पहले रोटी गाय के लिए बनती है और यही वजह है कि जब अमेरिका ने भारत के डेयरी सेक्टर में घुसने की कोशिश की तो सबसे पहले देश की धार्मिक चेतना ने जवाब दिया, नो। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. अमेरिका चाहता है कि वो भारत में ऐसा दूध बेचे जो उन गायों से आता है जिन्हें मांस खिलाया जाता है, लेकिन भारत में ये सिर्फ हेल्थ का नहीं, आस्था और शुद्धता का मुद्दा है। यहाँ की जनता ऐसा दूध न पीती है न बिकने देती है। भारत में गाय परिवार का हिस्सा है। देसी नस्ल की शुद्ध गाय जो शाकाहारी है, उसी के दूध को लोग घरों में लाते हैं और इसी संस्कृति को बचाने के लिए भारत ने अमेरिकी दबाव को ठुकरा दिया। इस इंकार से ट्रंप भड़क उठे। पहले भारत पर 26% टैरिफ लगाया और अब वो 25% टैरिफ लागू कर चुके हैं। कह रही है कि भारत रूस से तेल और हथियार क्यों खरीद रहा है। भारत जानता है कि अगर विदेशी दूध मार्केट में घुस गया तो देसी कारोबार खत्म हो जाएंगे। छोटे किसान, डेयरी वाले, लोकल ब्रांड सब बर्बाद हो जाएंगे। इसी को बचाने के लिए भारत ने टैरिफ का भी सामना करना मंजूर कर लिया। भारत ने फिर दुनिया को बता दिया, हमारी आस्था बिकाऊ नहीं है,
टैरिफ लगाओ, धमकी दो, लेकिन जब बात धर्म, देसी सम्मान और किसान की हो तो भारत कभी समझौता नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर उथल पुथल से गुजर रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी को 2 साल पूरे होने पर तहरीक-ए-इंसाफ ने देश भर में प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने इन्हें कुचलने की कोशिश की। अकेले पंजाब में 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, सड़कों पर पुलिस की बर्बरता, मीडिया कवरेज पर रोक और धारा 144 जैसे उपाय यह दिखाते हैं कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक आवाजों को दबाया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी एक भ्रष्टाचार मामले में हुई थी, लेकिन अब यह सिर्फ एक अदालती मामला नहीं रहा, बल्कि यह मामला सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव का प्रतीक बन गया है। पीटीआई के नेता जुल्फी बुखारी ने सरकार पर आरोप लगाया कि इमरान खान के बुनियादी मानव अधिकार छीने जा रहे हैं, यहां तक कि उनके वकील और परिवार से भी मिलने की छूट नहीं मिलती। विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए न केवल धारा 144 लागू की गई, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी, झंडे लगी गाड़ियों को तोड़ना और रैलियों की मीडिया कवरेज पर रोक लगाना, ये सभी सरकार की हड़बड़ी और घबराहट को दर्शाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो पुलिस की बर्बरता को साफ दिखाते हैं। बुजुर्गों को घसीटते, महिलाओं पर डंडे बरसाते हुए वो दृश्य लोकतंत्र की तस्वीर को धुंधला कर देते हैं। पीटीआई नेता मुसर्रत जमशेद चीमा ने सरकार पर सांस लेना भी गुनाह बना देने का आरोप लगाया। मरियम नवाज की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र नहीं, एक परिवार का शासन बन गया है। इस पूरी स्थिति में सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान में अब लोकतांत्रिक विरोध भी अपराध बन गया है? क्या सत्ता में बैठे लोगों को यह डर सताने लगा है कि कहीं सड़कों पर उमड़ती भीड़ जेल में बैठे नेता को फिर से प्रधानमंत्री न बना दे? दुनिया के सिर पर न्यूक्लियर ज्वालामुखी फटने को तैयार है। हिरोशिमा से निकली चीख आज भी सुनाई देती है, और आज का सच ये है कि वो त्रासदी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी चेतावनी है। 1945 में एक परमाणु हमला, 2 शहर तबाह, 2 लाख से ज्यादा मौतें, और आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। रूस यूक्रेन की जंग, अमेरिका चीन की तनातनी, उत्तर कोरिया की धमकी, पाकिस्तान की बौखलाहट, ईरान की जिद, सब इशारा कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी फट सकता है। और अगर ये जंग छिड़ी तो ये गोलियों से नहीं, परमाणु विस्फोटों से होगी। जंग होगी तो जीतने वाला कोई नहीं होगा, मरने वाला हर इंसान होगा। IAEA की चेतावनी धूल में मिल रही है। UN तमाशबीन है और राजनीति की भूख में दुनिया की शांति को त्याग दिया जा रहा है। हिरोशिमा में जो हुआ वो इतिहास नहीं, वो चेतावनी है, और आज पूरी दुनिया इस चेतावनी को नजरअंदाज कर रही है। 6 अगस्त 1945 वो तारीख जब इंसानियत राख हुई थी, जब सिर्फ एक बटन दबा और पूरा शहर तबाह हो गया। और आज दुनिया के कई मुल्क उसी बटन के सामने खड़े हैं। उंगलियां कांप नहीं रही बल्कि हथियार चमका रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग सिर्फ एक सीमित संघर्ष नहीं है, ये एक खुला संदेश है कि न्यूक्लियर बम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखे गए। पुतिन खुद खुलेआम धमकी दे रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो परमाणु हथियारों से जवाब देंगे। अमेरिका जवाब में 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करता है। चीन साउथ चाइना सी में अपनी मिसाइलें घुमाता है। उत्तर कोरिया हर महीने मिसाइल टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान भारत को गीदड़ भपकी देता है, और इजराइल ईरान में तो मिसाइलें बस कमर कसी खड़ी हुई हैं। अब सवाल ये नहीं कि अगला युद्ध कब होगा, सवाल ये है कि कब कोई सन की नेता एक बटन दबा देगा और पूरी दुनिया फिर से हिरोशिमा बन जाएगी। दुनिया के नेता शांति की बात नहीं कर रहे, वो शक्ति की नुमाइश कर रही है। IAEA सिर्फ अपील कर रहा है, UN बेमान है, और दुनिया आंखें मूंद कर मौत के तांडव की तरफ बढ़ रही है। सवाल है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? जवाब है कि हाँ, और तेजी से हम बढ़ रहे हैं। यूगोव गवर्नमेंट के सर्वे में यूरोप और अमेरिका के 70% से ज्यादा लोगों ने माना है कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका है और उसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। हैरानी की बात यह नहीं है कि लोग डर रहे हैं, हैरानी की बात तो यह है कि नेता इस डर को भुनाकर वोट बटोर रही है। भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, अमेरिका, चीन, इजराइल, ईरान, हर जगह बारूद बिक चुकी है।
आग लगाना अब किसी एक का पागलपन भर रह गया है, क्योंकि जब हथियारों से भरे गोदाम हो, सत्ता के भूखे नेता हो और अहंकार से भरी कूटनीति हो, तो महायुद्ध रुकते नहीं, फटते हैं। हिरोशिमा को भले ही 80 साल हो गए, लेकिन उसकी राख से अब तीसरे महायुद्ध की चिंगारी उठ रही है। तो फिलहाल के लिए आज के जनमत में इतना ही। कल पुनः आपसे इसी समय पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।